सबसे पहले रविकिरण जी आपसे, तो क्या ये माना जाए कि शरद पवार का खेल खत्म? आपको ऐसा कहा अनम्यूट नहीं करना जाए। पड़ेगा। हाँ आशुतोष, ऐसा कहना जरा गलत होगा, क्योंकि मुझे 2019 याद आ रहा है। 2019 का माहौल ऐसा था कि महाराष्ट्र में ऐसे कहा जा रहा था कि भाजपा और शिवसेना दोनों मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, और सब ऐसा कह रहे थे कि इनको 200 सीटें मिलेगी क्या, या 200 मिलेगी या 200 के आगे चले जाएंगे। लेकिन देखिए, शरद पवार इन्होंने एक अपने बल पर कितना कहेंगे इसको कि आपने पूरा पलट दिया। कैसे? एक तो सतारा से उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के घराने से जो आते हैं उदयन राजे भोसले, उनको उन्होंने हरा दिया वहां से। दूसरी बात, उनके पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता उस समय भाजपा में जाने की जल्दबाजी में थे, उनमें से कुछ लोगों को उन्होंने वहां जाकर सभा लेकर लोगों से अपील करके उन्होंने गिराया था। और मैं बताता हूं आपको, 44 सीटें जो 2014 में एनसीपी ने जीती थी, वो बढ़ाकर उन्होंने 54 तक लेके गए। उनमें से 32 सीटें ऐसी थी जो उन्होंने, जो 2014 में नहीं जीती थी, वो 32 सीटें लाए थे उन्होंने। तो पवार की ताकत जो है वो आप उसका अंदाजा लगा नहीं सकते। कुछ लोगों को लगता है कि उम्र का जरा ख्याल कीजिए, अभी इस उम्र में वो क्या कर पाएंगे वगैरह, लेकिन दूसरे नेताओं से अलग हटकर थोड़ा सा इनका नेचर है, तो कभी भी गड़बड़ कर सकते हैं। लोग डर गए उस वक्त 2019 में जो परिणाम आए चुनाव के, उसके बाद तो लोग डर गए, और उनको एहसास हुआ कि भाई पवार से पंगा लेना जरा गलत बात है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। भाजपा में जाने की जल्दबाजी में जितने नेता चले गए, उनमें से कई नेताओं को, उनके बेटों को हारना पड़ा। तो ये कहना मुश्किल है आज की तारीख में कि पवार खत्म हो गए हैं। आशुतोष जी, बट रवि जी, आज जो दो बैठकी हुई है, 11 बजे अजीत पवार के यहाँ जो बैठक हुई और 1 बजे जो शरद पवार के यहाँ बैठक हुई, अजीत पवार के यहाँ ज्यादा विधायक है, दुगने से ज्यादा विधायक है अजीत पवार के यहाँ। और शरद पवार जो एनसीपी के सर्वे सर्वा खुदा माने जाते थे, भगवान माने जाते थे, वहां सिर्फ 1 दर्जन से थोड़ा ज्यादा विधायक पहुंचे। तो इसका मतलब यह है कि जो पहला राउंड हुआ, उस पहले राउंड में अजीत पवार ने शरद पवार को पटखनी दे दी, जो कि असंभव माना जाता था एक समय में। हाँ, थोड़ा सा ये जरा ज्यादा उनको जो सपोर्ट मिल रहा है, ये जरा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं लग रहा था कि इतने लोग छोड़कर चले जाएंगे शरद पवार को। इसका कारण यही हो सकता है कि आने वाले चुनाव में सबको चिंता लगी हुई है कि हमारा भविष्य क्या होगा, और शायद सब लोगों को लग रहा है कि भाजपा के साथ पंगा लेकर चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल बन जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो पिछले 2-3 साल में जो एक्टिविज्म आ गया है पूरे सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वगैरह, तो राजनीतिक क्षेत्र में काफी खलबली मची हुई है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो निकल आएगा, तो इससे तो अच्छा है कि वहां जाकर पहले ही नंबर लगवा दे तो अच्छा रहेगा, अगला चुनाव हमें आसान चला जाएगा। तो मुझे लगता है ये होड़ जो लगी हुई है उसका कारण ये हो सकता है, दूसरा तो मुझे नहीं लगता कोई कारण। प्रकाश पौरी जी, हम लोगों में सबसे ज्यादा अनुभव आपका ही, और महाराष्ट्र की राजनीति में आपसे बेहतर कौन समझता है। सवाल इसी बात को लेकर यह है कि आज अजीत पवार ने जो भाषण दिया, उन्होंने साफ तौर पर अपने चाचा पर सीधे हमले किए। ये कहा कि आपके नेतृत्व में, एक तरीके से नाम नहीं लिया लेकिन एक आपके नेतृत्व में एनसीपी जिस मकाम पर पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंच पाई, हम कभी अपने बल पे सरकार नहीं बना पाए। तो और अब आप रिटायर हो जाइए, मतलब यह कि अब आपके बस का नहीं, अब आप रिटायर हो जाइए, अब नई पीढ़ी चलाएगी। तो क्या यह माना जाए कि अजीत पवार के नेतृत्व में अब एनसीपी खड़ी होगी और शरद पवार वाकई में अब लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी की तरीके से अब मार्गदर्शक मंडल में ही रहेंगे? प्रकाश जी, नहीं, बात ऐसी है आशुतोष जी कि ये बात देखिए, पवार साहब का खानदान और उनका एकंदरी जो कुछ फैमिली स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अजीत पवार ये उनको व्यक्तिगत रीत्या जाके भी अगर बोलते थे 2-3-4-5 साल पहले, तो मैं नहीं समझता हूं कि पवार साहब उसको नकार देते थे। लेकिन वो किए नहीं, और उसके बाद में पब्लिकली अगर जाके अभी इस तरीके से बोलना, और ये भी कब बोलना, जब जाके आप उनके खेमे में शामिल हो गए। तो क्या है मालूम है क्या कि पब्लिक को समझता है कि ये जो इनको ईडी ने वगैरह जो धमकियां दी,
यानी मोदी जी ने जो छाती ठोक ठोक कर जो बोला कि मैं छोड़ूंगा नहीं किसको, और 70,000 करोड़ का घोटाला है, एक एक को ये कर लूंगा, तो उसके कारण जो है ये जो खेमे में घबराहट हो गई जिनके, कि अभी क्योंकि अभी और जो लोगों को लिया है उनके 4 दिन पहले आप ऐसा बोलते हो, उसके बाद में अपना मुख्यमंत्री जो अपने देवेंद्र फडणवीस जो है वो भी उसी तरीके से उनके कई वीडियो अपना एबीपी के माझा कट्टा के ऊपर उनके जो भी कोई 1-2 इंटरव्यू हुए थे, उसके अंदर उन्होंने साफ तरीके से बोला था कि कुछ भी हो जाए हम राष्ट्रवादी के साथ में नहीं जाएंगे। और उसके बाद में उन्होंने तो अजीत पवार के बारे में ये भी बोला था, वो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो क्या है, लोग ये भूले नहीं है ना, मोदी का अभी 4 दिन पहले बोला है, और ऐसे इसके अंदर जाके आप उनको डायरेक्टली मंत्री ही बना लेते हो, तो लोगों में ये जो बात है कि तुम्हारी बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है, तो ये वॉशिंग मशीन में जो डालो वो पूरा का पूरा शुद्ध हो जाता। क्या है, लोगों को अभी ये सारा जो चीज देख देख के जो है ना, महाराष्ट्र के लोग ऊब गए हैं, ये सारी चीज महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश के ऊब गए हैं। और इसके अंदर अभी कैसा है कि ये अगर इलेक्शन के अंदर खुद की पार्टी बना के अगर विधायक खड़े करते थे, चुन के आते थे अजीत भाई, और उनकी इज्जत भी रहती थी। अभी क्या हो गया है कि इस तरीके से इन्होंने जिस तरीके से बोले, इसमें से जितने भी आदमी थे, यानी प्रफुल्ल पटेल लो आप, या छगन भुजबल लो, या बाकी के भी जो इनके साथ में गए हुए सारे लोग हैं, ये बात तो कोई नकार नहीं सकता, वो खुद भी नहीं नकारते कि उनका वजूद जो है वो शरद पवार के कारण ही बना है। तो उसके बाद में आज इस तरीके से बोलना कि नहीं आप बुढ़े हो गए, आप रिटायर्ड हो जाओ, अरे भाई ऐसी बात की तो सब लोगों ने जाके बोलना था, या सुप्रिया सुले के थ्रू जाके बोलना था। सुप्रिया के संबंध तो उनके सबके अच्छे ही है, ऐसा तो कोई है ही नहीं। अभी भी सुप्रिया बोलती है कि नहीं वो मेरा बड़ा भाई है, तो मैं उसको वो भाई की तरीके से देखूंगा। वो जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी वो उसके यहाँ गए थे सारे के सारे, यानी इनमें कम्युनिकेशन है, बाकी के लोगों का जैसा खटास नहीं है पूरे फैमिली के अंदर, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। तो ये पहले भी जाके बोल सकते थे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।